गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज 23rd मीटिंग हमें चालू करनी है। उससे पहले एक दो बात जो कुछ समझ में आती है वो करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने प्रेजेंट मोमेंट और अवेयरनेस के बारे में बात की थी कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो उसके बाद में प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर मतलब समय के ऊपर एक आर्टिकल सफारी मैगजीन जो है उसके अंदर आया था सितंबर अक्टूबर के इश्यू में, और उसमें समय के बारे में टाइम के बारे में बहुत अच्छा कुछ बताया था कि जो वैसे टाइम के बारे में आइंस्टाइन ने काफ़ी कुछ बहुत समय पहले बताया था, जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर सापेक्षवाद का जो नियम है उसके अंदर। पर कई चीज़ें ऐसी जो है जो आइंस्टाइन ने नहीं बताई है, ऐसी कुल 12 चीज़ें जो है वो आर्टिकल में बताई है। बहुत अच्छा वो आर्टिकल था। तो उसमें मैंने थोड़ा पढ़ा तो एक चीज़ जो प्रेजेंट मोमेंट के बारे में मेरे समझ में आई कि वो लोग जो नॉर्मली प्रेजेंट मोमेंट कहते हैं तो वो जैसे थियरी ऑफ रिलेटिविटी में तो क्या है कि वो टाइम और स्पेस का 4th डायमेंशन है उसकी बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई जो अगर आप स्पेस में ट्रैवलिंग करते हो तो साथ साथ में आपका टाइम में भी ट्रैवलिंग होता रहता है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन स्पेस यू आर ऑल्सो ट्रैवलिंग इन टाइम। तो ये तो सब बात जानी पहचानी है। पर सवाल ये है कि प्रेजेंट मोमेंट किसको कहा जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई जो रिवर ऑफ टाइम है उसका जो फ्लो है वो पास्ट से फ्यूचर तक जाता है और बीच में प्रेजेंट आता है, फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर आफ्टर पासिंग थ्रू प्रेजेंट। तो सवाल ये आता है कि भाई ये प्रेजेंट कितना होगा, कितना थकता होगा। तो उन लोगों ने जो रिसर्च किया उसमें पता चला कि सामान्य व्यक्ति जो होता है उसका प्रेजेंट मोमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 8 सेकंड तक चलता है। मतलब वो 8 सेकंड तक ही एक सब्जेक्ट के ऊपर टिक पाता है। यहाँ उन लोगों ने कंसंट्रेशन को इसके लिए ये किया कि भाई कंसंट्रेशन कितना तक टिकता है, जितना आपका कंसंट्रेशन है इतना मतलब आपका प्रेजेंट मोमेंट में है। तो ये इन लोगों की एक सोच है और इसमें 8 सेकंड तक का ये बताया है। हालांकि उसमें ये भी बताया है कि कुछ जो मेडिटेटिंग मॉन्क्स होते हैं वो लोग इसको 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। मतलब एक ही सब्जेक्ट के ऊपर 5 मिनट तक वो लोग रह सकते हैं। पर सवाल ये है कि कंसंट्रेशन वही प्रेजेंट मोमेंट है कि प्रेजेंट मोमेंट में उससे भी ऊपर है। तो ये एक योग के अंदर थोड़ा उसके बारे में अलग बात है कि भाई योग ये कहता है कि प्रेजेंट मोमेंट एक अलग चीज़ है, जिस चाहे उसके अंदर सब्जेक्ट कितने भी बदल जाए पर आप वर्तमान में है कि नहीं। तो कैसे कह सकते हैं कि भाई आप वर्तमान में है या नहीं। तो उसका एक ही मापदंड है कि या आप वर्तमान में या डे ड्रीमिंग में है। जो वर्तमान है उसका अपोजिट है डे ड्रीमिंग। तो या आप वर्तमान में या डे ड्रीमिंग में है, और ज़्यादातर हम डे ड्रीमिंग में चले जाते हैं। वर्तमान में थोड़ी क्षण के लिए आता है। जैसे कि कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है तो हम वर्तमान में आते हैं, फिर धीरे धीरे करके डे ड्रीमिंग में चले जाते हैं। कोई गाना सुनते हैं तो थोड़ी क्षण के लिए वर्तमान में आ जाते हैं, फिर विचारों में चले जाते हैं तो डे ड्रीमिंग चालू हो जाता है। टीवी देखते हैं तो शुरुआत में थोड़ा देखते हैं ठीक ढंग से वर्तमान में, फिर डे ड्रीमिंग चालू हो जाता है। अभी हम ये सब सुन रहे हैं तो हो सकता है इसके अंदर भी डे ड्रीमिंग बीच में घुस जाएगा, क्योंकि ये एक स्वभाव है। ज़्यादा समय व्यक्ति वर्तमान में रह नहीं सकती है। उसको भूत या भविष्य, जिसको ऑसिलेशन कहते हैं, भूत भविष्य के ऑसिलेशन के अंदर ही हमारा जो माइंड है, ब्रेन है, उसको रहने की आदत है।
इसीलिए वो जो है वो डे ड्रीमिंग के अंदर चला जाता है। तो योग की दृष्टि से समझना वर्तमान इतना ही है कि डे ड्रीमिंग नहीं है और आप जागृत है, कम से कम बाहर से तो जागृत है, अंदर से जागृत की तो अलग बात है। अंदर से जागृति आती है तो वो पूर्ण जागृति है, पर बाहर से आप जागृत है, कोई बाहर से कोई भी विषय के ऊपर भी आप है टिके हैं और सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो आपका वर्तमान की स्थिति है। तो ये समझना जरूरी है कि कंसंट्रेशन खाली वर्तमान का पर्याय नहीं है। वर्तमान के अंदर कंसंट्रेशन अगर नहीं भी है फिर भी आपकी वर्तमान में कंसिस्टेंसी बन सकती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे शेयर करना था। और लास्ट टाइम हमने अवेयरनेस के बारे में भी बात की थी, तो उसमें भी एक प्रश्न आता है कि भाई अवेयरनेस और अवेकनिंग में क्या फ़र्क है, दोनों एक ही है क्या? तो हाँ, समझने की बात यह है कि अवेयरनेस जो है वो एक ऊर्जा है, वो एक एनर्जी है, और जब वो ऊर्जा हमारे अंदर जागृत होती है और उसका हमें जब बोध होता है, वो स्थिति जब ऊर्जा की स्थिति का जब अनुभव होता है उसको अवेकनिंग कहते हैं। मतलब आप जागृत हुए और जागृत हुए उसका जो स्थिति का आपको अनुभव हो रहा है, वो स्थिति जितनी देर तक आप अनुभव कर रहे हैं उतनी देर आप अवेकनिंग की स्थिति में। तो अवेयरनेस जो है वो तो ऊर्जा है, अवेयर हो गए ऐसा कहते हैं, पर हकीकत में अवेयरनेस की स्थिति बनती है, वो स्थिति जो है वो अवेकनिंग की स्थिति है। तो अवेयरनेस और अवेकनिंग है तो एक ही चीज़, पर अवेयरनेस को महसूस करना वो अवेकनिंग है, और अवेकनिंग के अंदर व्यक्ति कितने समय रह सकता है वो इसकी व्यक्तिगत कैपेसिटी के मुताबिक हो सकता है। तो हमेशा एक ध्यान में रखना है कि अवेयरनेस ऊर्जा है, अवेयरनेस स्थिति नहीं है। अवेयरनेस से जो स्थिति बनती है वो अवेकनिंग की स्थिति है। ठीक है, तो इतनी थोड़ी बात मुझे शेयर करनी थी। अब आज की मीटिंग के प्रति जाते हैं। लंबी मीटिंग है तो शायद आज आधा पढ़ सकेंगे, देखते हैं। 23rd मीटिंग 2 जून 1983, और बहुत इंटरेस्टिंग है मैंने जो पढ़ा, तो क्योंकि इसके अंदर ब्रेन और माइंड के बारे में और थिंकिंग प्रोसेस के बारे में बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी तरह और नए ढंग से समझाया है। जो नॉर्मली हमें जो दूसरे जगह पर जो माइंड के बारे में हम पढ़ते हैं सुनते हैं, उससे विपरीत मन क्या है, ब्रेन क्या है और थिंकिंग प्रोसेस क्या है, और इसके अंदर कितने कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझाई है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आपको भी समझने में मज़ा आएगा। एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन ब्रेन, माइंड एंड द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। तो यहाँ ब्रेन, माइंड और प्रोसेस ऑफ थिंकिंग के ऊपर उनकी एक वर्णनात्मक नोट है। It is necessary that we fully understand the nature of brain, mind and the process of thinking, that is the working of the computers. तो ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेन, माइंड और थिंकिंग प्रोसेस क्या है, और थिंकिंग प्रोसेस में जो हमारे जो दो कंप्यूटर का जो यूज़ करते हैं, एक फ्रंट कंप्यूटर जिसको हम ब्रेन 1 कहते हैं, या जो IESM केंद्र है वो वाला हिस्सा, और दूसरा जो है ब्रेन 2, या बाद में जो तावरिया जी ने जिसको ब्रेन 3 कहा, 3AB, जो मेमोरी का है, जो पिछले साइड के ऊपर है, वो कंप्यूटर का दूसरा हिस्सा। तो जो थिंकिंग प्रोसेस है वो अभी रियल थिंकिंग प्रोसेस नहीं है, ये कंप्यूटर के द्वारा कुछ निर्मित की गई, और उसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो इन्वॉल्व होती है, और इस तरह हमारी थिंकिंग, जिसको तावरिया जी नॉर्मली ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, इस तरह की हमारी ये थिंकिंग प्रोसेस है। पर इन सबको समझना जरूरी है। इफ़ वी मिस इन आवर अंडरस्टैंडिंग एट एनी पॉइंट, इट विल लीव अ गैप इन आवर अंडरस्टैंडिंग एंड द फाइनल पिक्चर विल ऑलवेज रिमेन इनकम्प्लीट। तो अगर इसको सही ढंग से नहीं समझा और इसमें एक गैप रह गई, तो फिर जो पिक्चर इसका फाइनल पिक्चर है इन चीज़ों का, कि ब्रेन क्या है, माइंड क्या है, थिंकिंग प्रोसेस क्या है, वो सही ढंग से हम समझ ही नहीं पाएंगे और वो इनकम्प्लीट पिक्चर होगा।
So let us recapitulate the factors that are necessary in the process of thinking. तो थिंकिंग की जो प्रोसेस है उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इसके अंदर जरूरी है, उसको संक्षेप में अभी ये बताते हैं. टू मेक इट एबेंडेंटली क्लियर वी फर्स्ट मेंशन ऑल द फैक्टर्स necessary and then remove the most vital factor, that is mind, and see what can happen, and then work with the most vital factor exclusively, that is mind, and know what is possible. तो ये यहाँ एक बात बताते हैं कि जैसे कि थिंकिंग प्रोसेस में हम जानते हैं कि भाई ब्रेन का भी रोल है और माइंड का भी रोल है, पर ये कहते हैं कि एक पॉइंट हम ज़्यादा स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर चित्त या माइंड जिसको कहते हैं इसको ये प्रोसेस से निकाल दिया जाए तो क्या होता है, और फिर ये देखते हैं कि अगर ये इसको फिर ये किया जाए उसके साथ में प्रोसेस में क्या होता है. तो ये थोड़ा हमारे लिए, अगर किसी को कहते हैं कि माइंड बिना थिंकिंग प्रोसेस, तो कोई समझ नहीं पाएगा कि भाई माइंड के बिना थिंकिंग प्रोसेस भी क्या हो सकती है क्या. पर ये इसीलिए क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस में माइंड का कितना रोल है या नहीं है वो क्लियर करने के लिए ये सब ये बता रहे हैं, और आगे हमें ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा. द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स आर 1. ब्रेन, दैट इज कंप्यूटर्स सेक्शन 1 और द फोरब्रेन और रजिस्ट्रेशन एरिया with its vital 4 centers IESM that make thought pictures meaningful. For without these 4 centers, a thought picture is like a negative. For as soon as incoming impulses and identically memory pattern meet and create recognition, a negative is formed, but can get fused or blurred if not developed in the registration area, and these 4 centers develop instantly, that is in less than 120 of a second, give a finished thought picture in all natural colors, that is all emotions and intellectual gymnastics added. तो लंबा पैराग्राफ है और इसमें बहुत सारी बात करते हैं. तो पहली बात ये है कि ब्रेन में पहला जो कंप्यूटर जो है वो सेक्शन 1 है, जिसके अंदर 4 केंद्र है. हम जानते हैं IESM केंद्र, और उसके IESM केंद्र है इसीलिए तो ये जो पिक्चर बनता है अंदर वो मीनिंगफुल रहता है. अगर ये IESM केंद्र नहीं है तो फिर वो जो पिक्चर बनेगा वो डल बनेगा, या फिर 2 रूप में बनता है. एक तो ऊंची स्थिति में जब बनता है IESM सिंथेसिस को हम अवॉइड करके करते तो दूसरा एक बात होती है. पर नॉर्मल कोर्स में लाइफ जीने के लिए जो हमें कलरिंग चाहिए वो कलरिंग IESM केंद्र ही उसके अंदर ये करते हैं, देते हैं. इसीलिए जीवन को रंगीन बनाने के लिए, जीवन के अंदर जो कुछ है उसको सही ढंग से समझने के लिए, जो चीज़ सामने आती है उसको सही ढंग से समझने के लिए ये IESM केंद्र जो है वो बहुत ज़रूरी है. और वो कहते हैं कि जब इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न्स मिलते हैं तो एक नेगेटिव बनती है. जैसे पहले के, अभी आजकल तो ये डिजिटल कैमरा आ गए, पर पहले के ज़माने में जो कैमरा में जो प्रोसेस होती थी तो एक नेगेटिव डेवलप की जाती थी और फिर इसको पॉजिटिव बनाई जाती थी. तो इसी तरह यहाँ जो इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न मिलते हैं तो एक नेगेटिव तो बन जाती है, पर वो नेगेटिव कैसी होगी, ब्लर होगी, ऐसी धुंधली जैसी होगी. अब इसको सही ढंग से ये करना है, और अगर वो धुंधली भी होगी तो उससे क्या होगा कि जो पिक्चर हमें दिखना चाहिए या जो चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए वो नहीं आ सकती है. तो रजिस्ट्रेशन एरिया में अगर वो एक सेकंड में 120 के गति के अंदर ये चीज़ डेवलप नहीं होती है तो पिक्चर नेचुरल नहीं बनता है. अब ये पॉइंट ज़रूरी है कि ये इतनी स्पीड में सब कुछ काम करना चाहिए. 1 सेकंड के अंदर 120 के अंदर ये जो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बनाना है, और इसमें
IESM केंद्र का रोल है। अब ये 120 क्यों होगा? ये परमात्मा ने, ये तो नेचुरल, जैसे कहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये तो है 1/120। फिर ऐसा क्यों 120 उन्होंने ये किया? अगर ज़्यादा होता तो क्या होता और कम होता तो क्या होता? तो समझिए कि भाई अगर ज़्यादा होता है, एक सेकंड में 120 से भी ज़्यादा हो जाता, तो क्या होता कि जो चीज़ हम देखते हैं समझते हैं वो इतनी फास्ट हो जाती कि हम इसको पकड़ नहीं सकते। इसलिए ये 120 जो है वो इतना मॉडरेट है। अगर इससे भी स्लो कर देंगे तो क्या होगा कि जैसे हम टीवी में कई बार देखते हैं स्लो मोशन पिक्चर, या क्रिकेट में आप देखते हैं टीवी में कि इसमें स्लो मोशन के अंदर फिर से बताया जाता है ताकि अच्छी तरह देख सके। पर ये जो है वो अगर हर समय ऐसी स्लो मोमेंट के ऊपर हर चीज़ चलती रहेगी तो फिर जीना मुश्किल हो जाता है। तो 120 ये जो अंदर आता है वो एग्जैक्ट ऐसा है कि जिससे हम जो अभी जी रहे हैं इसके लिए जितना ज़रूरी है स्पीड वो 120 है। इससे ज़्यादा होगी तो भी जीने में मुश्किल आ जाएगी, स्लो होगी तो भी जीने में मुश्किल आ जाएगी। तो इस तरह ये पिक्चर बनती है। और इसके अंदर जब पिक्चर बनती है तो उसके अंदर इमोशन, इंटेलेक्चुअल वगैरह जो है वो उसके अंदर ऐड होते जाते हैं। बट दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द यूनिवर्सल डिवाइन माइंड फिल्स अप द रजिस्ट्रेशन एरिया। अब एक पूर्व शर्त ये है कि उस दौरान यहाँ यूनिवर्सल डिवाइन माइंड जो है, जिसको चिट्ठी कहते हैं, उसको वहाँ हाजिर रहना जरूरी है। उसके बिना ये प्रोसेस नहीं हो सकती। तो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड क्या है कि जिसके अंदर ये इनकमिंग इम्पल्स वगैरह तैरते रहते हैं और उसके द्वारा अंदर आते हैं। जैसे कि एक नदी है तो नदी के अंदर पानी है तो नाव चल सकती है। नदी के अंदर पानी नहीं है, रेत है, तो नाव बैठ जाएगी, चल नहीं सकेगी। इसलिए इसी तरह ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड जो है वो जब ये रजिस्टर एरिया को फिल्सअप करता है, उसमें वो व्याप्त हो जाता है, तभी ये चीज़ जो है वो ये इनकमिंग इम्पल्स वगैरह काम करते हैं, अंदर आते हैं और अंदर आके वो सेल्फ माइंड बनते हैं। तो पहला पोर्शन ये ब्रेन का है जिसके अंदर आगे का कंप्यूटर और पीछे का कंप्यूटर दोनों का उपयोग किया जाता है और चीज़ को रिकॉग्नाइज की जाती है, समझी जाती है। दूसरा पॉइंट, द इनकमिंग इम्पल्सेस impinge on the electromagnetic field of the astral body and flow to the electromagnetic field of the physical body, and through the bundle of nerves passing through the spine reach the base of the taluka and then flow over the top of the brain passage from rear or hind brain, that is section 2A, 2B, to the forebrain or the registration area. They can do so only if floating in the flowing universal divine mind. तो यहाँ अब दूसरी बात आती है कि जो इनकमिंग इम्पल्स किस तरह अंदर आता है। तो इनकमिंग इम्पल्स जो ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड के ऊपर सवार होके आता है और वो पहले आता है एस्ट्रल बॉडी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, एस्ट्रल बॉडी का अंदर का जो फील्ड है वहाँ पहले पहुँचता है और उसके बाद में वो फिजिकल बॉडी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसमें ट्रांसफर होता है। और फिजिकल बॉडी का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ में जो फिजिकल बॉडी के अंदर जो बंडल ऑफ नर्व्स है, नर्वस सिस्टम है, और उसके अंदर जो नर्व्स है वो नर्व्स जैसे हम जानते हैं कि स्पाइनल कॉलम से वो सब नर्व्स ऊपर जाती है और इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक भी दो नर्वस सिस्टम भी उसके अंदर है। और दूसरा ये एक आगे हमने ये भी देखा था कि भाई वेगस नर्व भी वहीं से जाती है, तो इम्पल्स को जब ट्रैवलिंग होता है तो वो वेगस नर्व थ्रू ऊपर तालुका तक पहुंचता है। अब तालुका जो है वो बेस ऑफ द स्कल है, जो हमारा खोपड़ी का जो नीचे का हिस्सा है या जिसको गेटवे कहते हैं ब्रेन के अंदर का पीछे से, तो वो गेटवे है जहाँ से इम्पल्स अंदर दाखिल होते हैं। तो वहाँ
दूसरा कंप्यूटर जिसको हम कहते हैं, जिसको तावरियाजिक कंप्यूटर या सेक्शन 2A 2B कहते हैं। और याद रखना कि ये पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ में इसको ही 3A 3B बताया है। तो ये 81, 82, 83 की नोट्स थी, तब ये सब सारी चीज़ों को 2A 2B के रूप में बताते थे। बाद में फिर उन्होंने जो डायग्राम नए बने उसके अंदर इसको ही 3A 3B बताया है, तो कंफ्यूज मत होना। और वहाँ से होके वो फिर ब्रेन के ऊपर के हिस्से से आगे रजिस्ट्रेशन एरिया में जाता है। तो मतलब पीछे वाला जो हिस्सा है जहाँ ये मेमोरी पड़ी है, वहाँ से फिर अंदर की सरफेस से ब्रेन का ऊपर का हिस्सा है, जैसे आप डायग्राम के चार्ट में देखोगे तो समझ पाओगे कि किस तरह ये इम्पल्स जो है, मेमोरी पैटर्न और इम्पल्स दोनों मिलके अब किस तरह आगे की ओर जाते हैं। तो वो दोनों मिलके आगे की ओर रजिस्ट्रेशन एरिया में पहुंचते हैं और वहाँ विचार बन के फिर वो IASM केंद्र के से विचार बन के बाहर निकल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्सल डिवाइन माइंड के अंदर ही या इसके होते हुए, इसमें फ्लोटिंग होते हुए ये बन सकती है। अब तीसरा पॉइंट, इन डूइंग सो द इनकमिंग impulses pass from taluka entrance gate to brain and flow over the hind or rear brain or section 2A and B. Identical memory patterns rush out to meet them and jointly flow through the passage over the top of the brain to the forebrain or registration area. अब यहाँ फिर ये प्रोसेस बताते हैं कि भाई इनकमिंग इम्पल्स तो अंदर आ गई और तालुका तक पहुँच गई नर्वस सिस्टम थ्रू। अब क्या होता है कि ये जो ब्रेन का पिछला हिस्सा जो है, जिसको सेक्शन A, सेक्शन 2A और 2B कहते हैं, वहाँ जो हमारे मेमोरी पैटर्न पड़ी हुई है, तो वहाँ से मेमोरी पैटर्न बाहर निकलती है, रश होके बाहर आती है उसको मिलने के लिए। और दोनों फिर, अब यहाँ एक शब्द, इम्पोर्टेंट शब्द है आइडेंटिकल मेमोरी। मेमोरी पैटर्न तो लाखों अंदर पड़ी है, पर आइडेंटिकल ही निकलनी चाहिए। मतलब जिस तरह का इनकमिंग इम्पल्स आया, जो क्वालिटी से आया और या जो चीज़ लेके अंदर आया, वो चीज़ का आइडेंटिकल, उसके समान जो है वही मेमोरी पैटर्न बाहर आनी चाहिए। अगर दूसरी बार आती है तो फिर पिक्चर नहीं बनेगा, पर ऐसा होता नहीं है, हार्डली ऐसा होता है। आइडेंटिकली मेमोरी बाहर आती है और फिर दोनों मिलके आगे की और ब्रेन का जो आगे का हिस्सा है वहाँ तक पहुँचते हैं। We have noted earlier the gates or valves on both sides of the main central passage which open and close without control and spill series of memory patterns in the main passage. अब ये जो है ये भी बात अब देखी थी हमने कई बार कटियार के चैप्टर में भी और यहाँ इसमें भी, डिस्कोर्सेस में भी, कि जो इनकमिंग इम्पल्स जो अंदर आता है वो जो है वो इसके जब वो आता है और रजिस्ट्रेशन एरिया तक ये मतलब कि जो ये पीछे वाला जो मेमोरी का हिस्सा है वहाँ पहुँचता है, तो मेमोरी की जो सीरीज है, मेमोरी पैटर्न की जो सीरीज है वो फैल जाती है और वो ये मेन पैसेज जो उसके अंदर आता है। और दूसरी बात ये है कि उसके अंदर जो वाल है, जो आगे हमने देखा था कि ये जो है तालुका का एरिया है, वहाँ वाल है 2A वाल जिसको कहते हैं, वो बंद चालू रहते हैं। गेट्स कहें या वाल कहें, वो बंद चालू रहते हैं और बंद चालू रहते हैं। उस दौरान जब चालू होता है तो कोई मेमोरी निकल आती है, आइडेंटिकल मेमोरी, और फिर इम्पल्स को मिलती है और दोनों आगे जाते। ये सब आप जब ये पढ़ते हैं तो आपके पास में डायग्राम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके अंदर उन्होंने ये वाल कहाँ है, किस तरह वो बंद खुलते हैं, वो सब सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह बताई है। तो अभी हम पढ़ते हैं, पर अगर आपके पास डायग्राम होता है तो आप उसको देख के ये अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ये पिक्चर में दिया हुआ है, आप देखना तो वाल कहाँ है और ये वाल किस तरह ओपन बंद होते हैं, तो उसके द्वारा ये मेमोरी की जो मेमोरी पैटर्न की जो सीरीज़ है वो बाहर निकल आती है और वो
इनकमिंग इम्पल्स को मिलती है। अगेन दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द यूनिवर्सल डिवाइन माइंड फ्लोज। तो हमेशा ये सारी चीज़ों के लिए जरूरी तो यही है कि डिवाइन माइंड फ्लो, डिवाइन माइंड जो है, यूनिवर्सल डिवाइन माइंड है, उसका फ्लो हमेशा बना रहना चाहिए। ये नहीं है तो ये कोई प्रक्रिया आगे नहीं जा सकती। These identical memory patterns give recognition to the incoming impulse, and as per such recognition, do the four centers in registration area give color, that is develop the thought picture accordingly। अब ये जो मेमोरी पैटर्न जो अंदर इनकमिंग इम्पल्स आया है, इसको पहचान कौन देता है? उसको पहचान ये आइडेंटिकली मेमोरी पैटर्न देता है। वो किस तरह, जैसे कि एक इम्पल्स, एक मानो कि हमने कोई सामने एक ट्री है, पेड़ है, उसके सामने देखा, तो क्या होता है कि एक इनकमिंग इम्पल्स पेड़ का हमारे अंदर आ गया और तालुका तक पहुंच गया। अब हमारे मेमोरी जो इसकी क्या है कि आइडेंटिकल मेमोरी निकलनी चाहिए, मतलब कि वहाँ जो मेमोरी पूल के अंदर जो ट्री की मेमोरी है वही निकलनी चाहिए। और अगर इससे भी डिटेल में जाए तो अगर हम मानो कि मैंगो ट्री है, तो मैंगो ट्री की भी वहाँ एक स्पेसिफिक मेमोरी पैटर्न पड़ी है। तो इनकमिंग इम्पल्स अगर मैंगो ट्री का हमने अंदर लिया तो वही सेम वे वहाँ आइडेंटिकल मेमोरी भी मैंगो ट्री की ही निकलनी चाहिए। और वो जब दोनों मिलते हैं तब फिर जब पिक्चर बनेगी आगे जाके ISM केंद्रों तक में, तब वो मैंगो ट्री का ही हमें रिकग्नाइजेशन होगा कि हम देखेंगे हाँ ये पेड़ तो ये ऐसा है, ये जात का है, या ये चीज़ का है, ये फ्रूट का है। तो ये जो पहचानने के लिए जरूरी है कि आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न उसी प्रकार की बाहर आनी चाहिए। और फिर आगे जाके जब ISM केंद्र वहाँ वो फाइनलाइज हो जाता है कि ये चीज़ यही है, और वो फाइनल होके फाइनल रिकग्नाइजेशन वहाँ होता है। क्योंकि अभी तक ये जो दोनों मिलके आए हैं वो कोडेड फॉर्म में है, इनकमिंग इम्पल्स भी कोडेड फॉर्म में है, आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न भी कोडेड फॉर्म में। कोडेड का मतलब क्या है कि उसकी कोई लैंग्वेज नहीं है, अभी संज्ञा के रूप में आया। इनकमिंग इम्पल्स आया तो कोई हम या गुजराती जानते हैं या इंग्लिश जानते हैं, इस तरह कोई भाषा को लेके नहीं अंदर आया है। वो एक जैसे शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो शॉर्ट हैंड में क्या होता है, लैंग्वेज नहीं होती है, उसके अंदर साइन होती है। ये इस तरह की जो है वो साइन से वो जाना जाता है कि भाई इस तरह किया तो इसका मतलब ये किया तो ये इसका मतलब ये। तो इसी तरह जो कोडेड रूप में इनकमिंग इम्पल्स और आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न अभी तक तो है, वो जब ISM केंद्र के पास जाते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन में एरिया में जाते हैं, तो वहाँ वो डिकोड होता है और डिकोड होके फिर फाइनल पिक्चर बनता है। इसीलिए ऊपर बताया ना कि भाई उससे पहले तो वो नेगेटिव के रूप में ही है, इसका नेगेटिव फॉर्म बन गया, पर पॉजिटिव फॉर्म तो जब आई सेंटर्स के वहाँ डिकोड होगा तभी ये पॉजिटिव पिक्चर बनेगा और एक्चुअल विचार बन। तो इस तरह ये प्रोसेस होती है। विदाउट सच recognition द इनकमिंग इम्पल्सिस क्रिएट स्ट्रेंज एंड अननोएबल पिक्चर्स एंड नॉर्मल लाइफ इज नॉट पॉसिबल। अब अगर ये इनकमिंग इम्पल्स की पहचान नहीं हुई, इम्पल्स आया पेड़ का और अंदर से आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न इस तरह की नहीं आई, तो क्या होगा, हमारे अंदर एक स्ट्रेंज का भाव आ जाएगा। ये क्या है, मतलब कि अंदर मेमोरी पैटर्न पड़ी है, हम जानते हैं कि ये चीज़ ये है, पर क्योंकि मेमोरी पैटर्न निकलेगी तो ही हम समझ पाएंगे कि ये चीज़ ये है। तो मेमोरी पैटर्न तो निकली नहीं और आइडेंटिकल और सिर्फ ये इनकमिंग इम्पल्स ही आ गया, तो इस तरह के हमारे अंदर एक स्ट्रेंज की फीलिंग आ जाएगी कि ये क्या है, मतलब कि अंदर मेमोरी है फिर भी हम नहीं जान सकते हैं। अगर मेमोरी इसके साथ में मिल गई तो फिर पिक्चर बन कंप्लीट होगा और जान पाएंगे हाँ ये तो ये चीज़ है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति का नाम ये है, फिर सारी चीज़ें बाहर आ जाएगी। पर अदरवाइज नॉट। दिस स्टेट वी कॉल एज लॉस ऑफ मेमोरी, दैट इज द वाल्व्स और गेट्स डू नॉट ओपन एंड स्पिल मेमोरी पैटर्न। अब इसको ही तो हम लॉस ऑफ मेमोरी कहते हैं। लॉस ऑफ मेमोरी में क्या होता है कि
दिमाग के अंदर तो चीज़ पड़ी है, हम कहते हैं ना कि भाई मुझे याद है वो अंदर कुछ है पर मैं अभी कह नहीं सकता, मुझे है पता है कि ये चीज़ ये है पर अभी मैं कह नहीं सकता, ऐसा हम बार बार कहते हैं। तो वही लॉस ऑफ मेमोरी होती है। उस दौरान क्या होता है हकीकत के अंदर कि जो मेमोरी पैटर्न अंदर पड़ी है, आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न, वो गेट से या वाल से बाहर आ जानी चाहिए, वो बाहर नहीं आती है, तब ये चीज़ ऐसी बनती है जिसको हम लॉस ऑफ मेमोरी कहते हैं। तो हमारे साथ भी ये चीज़ घटित होती है व्यवहार में। हम कहीं कुछ देखते हैं या कुछ याद करते हैं तो याद नहीं आता है कि हाँ ये व्यक्ति का नाम तो मुझे याद था पर अभी याद नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो वाल जो है वो सही ढंग से खुल नहीं रहा है उस दौरान। These incoming impulses and identical memory patterns have many shades of one tamas and second rajas in particular and three sattva depending on the stage of each individual's inner development. अब ये जो अंदर जो इनकमिंग इम्पल्स और आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न जो है उसके जो दोनों मिलते हैं उसके उससे जो बनता है उसके बहुत सारे अलग अलग शेड्स है, उसकी छाया अलग अलग प्रकार की छाया है कि जिसके अंदर ज़्यादातर रजस और तमस ज़्यादा होता है और कभी कभार सत्वर होता है। और वो सब इंडिविजुअल व्यक्ति का आंतरिक डेवलपमेंट कैसा है इसके मुताबिक ये सत्व रजस तमस का रेशियो अंदर व्यक्ति के अंदर ये रहता है। तो इनकमिंग इम्पल्स आता है वो भी देखो, हर चीज़ जो अंदर आती है उसके लिए हमारे अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो कारणभूत है। मतलब कि ये जो इनकमिंग इम्पल्स अंदर आया जो वो एटमॉस्फेयर में पड़ा है वो तो बहुत अलग अलग वैरायटी का है। मतलब कि निम्न प्रकार का भी इनकमिंग इम्पल्स है, मीडियम टाइप का भी है और हायर टाइप का भी ये इस तरह की इम्पल्स है जिसको हायर एनर्जी कहते हैं। इस तरह की ऊर्जा उस तरह के भी इम्पल्स अंदर आ सकते हैं। जो मध्यम कक्षा के हैं उस तरह के भी अंदर इम्पल्स आ सकते हैं और लो। और वो कौन डिसाइड करता है? वो जो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक डिसाइड होता है। और जो ये जो रेंज है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम मतलब कि कहाँ से कहाँ तक का हम इम्पल्स ले सकते हैं। कहाँ से कहाँ मतलब कि कितना निम्न और कितना उच्च। तो अगर हम कुछ गलत विचार आते हैं तो कितना निम्न प्रकार का गलत विचार हमें आ सकता है, तो वो हमारी बॉटम रेंज है। और ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा किस तरह का हमारा अंदर इम्पल्स आ सकता है तो वो हमारी अपर साइड है। और ये दोनों ये जो रेंज है ये रेंज जो है उसको ये स्पेक्ट्रम, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो कहा कि रजस तमस और सत्व, तो आपके अंदर जो इम्पल्स आते हैं वो सत्व को लेके आते हैं या रजस को लेके आते हैं या तमस को लेके आते हैं। और वो कौन सी रेंज में लेते हैं, क्योंकि सत्व की भी एक रेंज है, रजस की भी रेंज है अपनी अपनी और तमस की भी है। जैसे कोई क्रिमिनल आदमी है तो उसके अंदर तमस की बहुत लो लेवल की इसकी रेंज है, इसका बॉटम जो है वो बहुत लो लेवल का है। इसी तरह कोई रजस वाली व्यक्ति है तो कितने रजस मतलब कि उसके अंदर जो भागा भागी या उसके अंदर जो चलता रहता है वो कितने प्रमाण में, तो उसकी भी एक रेंज होती है कि भाई ये इतना से इतना तक में ये व्यक्ति कर सकता है। और सत्व गुण भी हर एक व्यक्ति के अंदर कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये व्यक्ति इतना ही सत्व हो जाएगा, इससे और ऊपर के इम्पल्स नहीं ले पाएंगे। क्योंकि इम्पल्स भी हमारे ऊपर अंदर आते हैं तो वो नॉर्मल कोर्स में तो ये हमारे जो 9 ग्रह है उसके ऊपर से ही आते हैं, पर उसके ऊपर के भी जैसे कि गैलेक्सीज है वगैरह जो है और स्टार्स है वहाँ से भी इम्पल्स आते रहते हैं। पर क्योंकि हमारे जो वो स्पेक्ट्रम इतना ऊंचा नहीं है इसलिए वो ऊपर वाले जो गैलेक्सी वगैरह के इम्पल्स नहीं ले सकता है। हमारा जो है वो सामान्य आदमी का जो स्पेक्ट्रम होता है वो ये 9 ग्रह जो है या जो अभी 12 ग्रह जो भी है वो जो हमारी सूर्यमाला है उसके अंदर के ही इम्पल्स को ले सकते हैं। और उसमें वही चीज़ शायद थोड़ा ज्योतिष में वो भी चीज़ बताता हो गया कि भाई ये
मंगल से जो इम्पल्स इसके ये व्यक्ति के अंदर आते हैं तो वो किस तरह ले सकता है, किस तरह पचा सकता है, या चंद्र से आते हैं या गुरु से आते हैं। तो कभी हमारे अंदर स्पिरिचुअल भाव आता है तो समझो कि गुरु से ये इम्पल्स आ रहा है, या फिर नेगेटिव टाइप के आ रहा है तो चंद्र से आ रहा है, या कोई बल कारक फोर्सफुल होते हैं तो मंगल से आते हैं। इस तरह के अलग अलग जगह से ये इम्पल्स आते रहते हैं, पर डिपेंड तो वही करेगा कि हमारा इंडिविजुअल स्पेक्ट्रम क्या है और उसके मुताबिक हम ये इसको अंदर ले पाएंगे। द इनकमिंग इम्पल्सिस हैव कलर, साउंड एंड वाइब्रेशंस कोड, and so also the identical memory patterns have one and are thus able to decode the incoming impulse, and together they form meaningful recognition, that is negative thought picture, and repeated such recognition forms basics of knowledge। तो यहाँ फिर से जो हमने आगे बात की थी कि भाई ये डिकोड में होते हैं और कोडेड होते हैं, ये फिर यहाँ बताया है कि जो, और दूसरी बात ये बताइए कि हर जो इम्पल्स होता है उसके अंदर तीन चीज़ होती है, एक तो कलर होता है, एक साउंड होता है और वाइब्रेशन होते हैं। तो वो चीज़ तीन चीज़ है, इसीलिए तो हम वो चीज़ को देख सकते हैं। कलर है इसीलिए तो वो चीज़ को देख सकते हैं, वो उसके अंदर ध्वनि है उसके लिए साउंड है इसीलिए तो हम उसको सुन भी सकते हैं, और उसके वाइब्रेशन से इसलिए उसको महसूस कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ अंदर पड़ी हुई है, पर क्या है कि कोडेड फॉर्म के अंदर अभी अंदर आई है इनकमिंग इम्पल्स के रूप में। और सेम जो आइडेंटिकल मेमोरी जो है, मेमोरी पैटर्न है, उसके अंदर भी इसी तरह का जो कलर है, साउंड है और वाइब्रेशन से, दोनों के ये कलर, साउंड और वाइब्रेशंस मैच होने चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आइडेंटिकल का मतलब अभी आप समझे कि ये दोनों चीज़ जो है वो इस तरह की होनी चाहिए कि भाई एक इम्पल्स आया, उसके अंदर जो कलर है, उसके अंदर जो साउंड और वाइब्रेशन से सेम टू सेम चीज़ जो है वो आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न में भी होनी चाहिए। तो ही वो मैचिंग होगा, तो ही वो उसमें से वो राइट पिक्चर बन सकता है, राइट थॉट बन सकता है। अदरवाइज ये पिक्चर या इस तरह का विचार बन नहीं सकता है। तो कहते हैं कि ये जो दोनों इस तरह के आगे जाके फिर ये डिकोड होते हैं, और डिकोड होते हैं तब वो उसका मीनिंगफुल फॉर्म आता है और वो रिकग्नाइजेशन वहाँ बनता है, एक पहचान बनती है कि हाँ ये वस्तु ये है, ये चीज़ ये है। और जब बार बार ये चीज़ रिपीट होती है तो हमारा जो है वो नॉलेज बनता जाता है। एक ही चीज़ को हमने आज देखा, कल देखा, परसों देखा, तो फिर वो हमारा नॉलेज बन गया धीरे धीरे करके वो चीज़ के बारे में। Thus gathering of knowledge is a slow and tiresome process and has great limitations. Direct impressions method in sleep is 10 times more fast. अब ये जो प्रक्रिया है तो सामान्य व्यक्ति तो इसी तरह सीखेगा, या जो नॉलेज है वो जो गैदर करेगा, वो इकट्ठा करेगा, वो यही प्रोसेस है, चाहे वो टायरलेस लगे या फिर वो स्लो प्रोसेस लगे, पर ये प्रकृति ने इसी तरह बनाया है तो इस तरह ही होता है। पर आजकल साइंस ने कुछ डेवलप किया है, और योग के अंदर तो पहले से ही ये चीज़ है कि अगर स्लीप के अंदर हम कुछ कर सकते हैं, जिसको डायरेक्ट इम्प्रेशन मेथड कहते हैं, कि स्लीप, जैसे कि आज प्रयोग क्या हो रहा है कि एक बच्चा जो है स्कूल में जाता है तो रोज थोड़ा थोड़ा सीखता है। आज ABCD सीखा, कल उसने कुछ और चीज़ सीखी, वस्तुओं के बारे में सीखा। तो इस तरह एक साल भर बच्चा जाता है और उस दौरान उसने कुछ सीख लिया। अब साइंस भी, और दूसरा क्या है कि जब बच्चा सीखता है या कुछ बड़े बच्चे भी सीखते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर वो लोग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। जैसे कि भाई टीचर है तो वो बोर्ड के ऊपर कुछ समझाते हैं, पर बच्चा जो है वो खिड़की में से बारी में से बाहर देखेगा कि ये क्या चीज़ है, क्या है। कोई बाहर अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है तो बच्चा का ध्यान पढ़ने में नहीं होगा, बाहर जो खेल चल रहा है उसके अंदर जाएगा। तो डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, इसीलिए जो सही ढंग से जो सीखना चाहिए वो भी सीख नहीं सकता।
अब स्लीप के दौरान क्या होता है कि कम से कम बच्चा जो स्लीप में है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो कुछ इस तरह की मेथड इसकी नींद उड़ न जाए, उसकी स्लीप जो है डिस्टर्ब ना हो, इस प्रकार उसके अंदर अगर वो ज्ञान को दिया जाए तो क्या होगा कि वो 10 टाइम फास्ट अंदर जाएगा। जो वो 10 दिन में जो एक चीज सीखता है वो एक ही रात के अंदर और कुछ मिनटों के अंदर वो सीख जाएगा। तो यही चीज आजकल प्रयोग होते हैं। हालांकि बहुत मास लेवल पर ये चीज नहीं है, पर ये चीज अभी साइंस काम कर रहा है। पर योग के अंदर तो यही चीज पड़ी है, अलग रूप से है, जिसको हम कहते हैं कि भाई कॉन्शियस स्लीप के अंदर हम अगर जो कोई प्रयोग करते हैं तो यही है, डायरेक्ट इंप्रेशन मेथड ही कहते हैं। आज नाम नया आ गया, पर कॉन्शियस स्लीप के अंदर अब जब फॉर एग्जांपल आप कॉन्शियस स्लीप में हो और सेमी स्लीप के अंदर है और वहाँ आप कुछ विजुअलाइजेशन स्टार्ट करते हैं, तो ये विजुअलाइजेशन सेमी स्लीप के अंदर एकदम बहुत ठोस रूप के अंदर वो अंदर पकड़ में आ जाएगा। और ये जिस तरह डायरेक्ट इंप्रेशन मेथड काम करते हैं इसी तरह वो चीज़ हमारे अंदर भी काम करेगी। तो योग के अंदर तो अलग नाम से ये चीज़ है ही, साइंस आज उसके ऊपर काम कर रहा है। द इंटेंसिटी चार्ट गिव्स but a glimpse of various shades of tamas, rajas, sattva and ratio happening to be prevalent in the registration area, showing whether an individual is at phase 1, 2 or 3A of the thinking process. अब ये जो है हम इंटेंसिटी चार्ट के बारे में भी हमने काफ़ी कुछ देखा है जब इनर डिसिप्लिन पढ़ते हैं, और हम जानते हैं कि जिसको इंटेंसिटी चार्ट में हम इंटेलेक्चुअल सेंटर, इमोशनल सेंटर और सेक्स सेंटर कहते हैं, वो हकीकत में सत्व रजस तमस ही है। तो ये सत्व रजस तमस है या फिर इसको IES कहते हैं, और उसका जो रेशियो भी है वो भी हम जानते हैं कि भाई जो फेज 1 का जो है, मतलब कि डायग्राम 1 का जो रेशियो है व्यक्ति का, ब्रेन का, वो 2482 है, मतलब कि 2482 IESM चारों केंद्र का रेशियो है। जब व्यक्ति थोड़ा और डेवलप होता है और फेज 2 या डायग्राम 2 की प्रोसेस में आता है तो वो रेशियो चेंज होके 5221 हो जाता है, और फिर और आगे जब व्यक्ति जाता है तो वो 3A का जो स्टेज है वो वहाँ तक पहुँचता है। पर ये तीनों के अंदर जो ये रेशियो है वो तो तमस रजस सत्व का ही है। जो फेज 1 है उसके अंदर तमस रजस बहुत ज़्यादा है और सत्व एकदम कम है। फेज 2 के अंदर तमस रजस कम होते हैं और सत्व फिर बढ़ता है, और 3A के अंदर ये सब बैलेंस हो जाते हैं और एस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो ये चीज़ इंटेंसिटी चार्ट में तावरिया जी ने यही चीज़ बताई है। अब नंबर 4, द यूनिवर्सल डिवाइन माइंड ऑल परवेडिंग and flowing through every type of thinking instrument, whether human or subhuman, that is animal, bird, fish, reptile, etc., or whether superhuman of the astral world, that is bhuva, or of the yet more superhuman instrument of the mental world, that is swa, that is manas and buddhi, the thinking instruments of humanities of भुव एंड स्व रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ जो बात है वो ये है कि ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड जो है वो जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट से गुजरते हैं, और वो अलग अलग थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग व्यक्तियों के होते हैं। जैसे हमने ऊपर का रेशियो का देखा, और दूसरी बात ये है कि ये सब ह्यूमन होते हैं, उनके थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके अंदर से भी ये UDM फ्लो होगा। और तीसरी बात ये है कि बहुत ऊपर के लोग के जो व्यक्ति ह्यूमैनिटीज है, जो भूवलोक के हैं या स्वलोक के हैं, इन सबके जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है वो सबके अंदर ये जो UDM है, यूनिवर्सल डिवाइन माइंड, उसको तो वो सब में से पसार होना ही है, तब ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट काम में लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि
यूनिवर्सल डिवाइन माइंड हर एक जो ये है, जैसे कि ह्यूमैनिटी है, तो हर ह्यूमैनिटी के अंदर ये का जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम ब्रेन कहते हैं नॉर्मली, तो नॉर्मली हम ब्रेन से जीते हैं, तो हमारे अंदर ये ब्रेन के अंदर यूडीएम आता है और इसके द्वारा हम ये सब चीज़ समझ सकते हैं और जी सकते हैं। और जो नीचे के जो सब ह्यूमन है, एनिमल, बर्ड्स वगैरह, उसके अंदर भी, उसके दिमाग में भी इम्पल्स तो जाना ही चाहिए, उसके दिमाग में भी यूडीएम तो जानी ही चाहिए, तब वो जी सकेगा और वो सारी चीज़ों को पहचान सकेगा। तो उनका जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, उनका जो दिमाग है, उसके अंदर भी वो जाता है यूडीएम, उसकी इंटेंसिटी अलग होगी। और जब जो सुपर ह्यूमन जिसको कहते हैं, जो एस्ट्रल वर्ल्ड के हैं, जिसके अंदर मनस है, और जो मेंटल बॉडी वाले हैं, स्वलोक वाले, जिसके मेंटल बॉडी है, उसके अंदर जिसको बुद्धि कहते हैं, उनके अंदर मनस और बुद्धि, तो ये इनके थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो उसके थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट में भी अकॉर्डिंगली इंटेंसिटी से ये यूडीएम अंदर जाएगा। So there are these 4 factors that are needed to make thought pictures or forms and are needed in the process of thinking, from the most elementary or primitive or subhuman to the most logical or subjective or so-called higher thinking. तो चाहे व्यक्ति कोई भी है वो, या इसका जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट कोई भी है, उसके अंदर ये जो यूडीएम जाता है, तब ये चीज़ काम करती है। जैसे कि हमारा ब्रेन के अंदर, हमारा ब्रेन जो है वो चाहे लॉजिकल ढंग से काम करता है, या फिर स्वलक्षी है, या कुछ हायर थिंकिंग भी कभी हमारे अंदर आता है। तो वो सब चीज़ के लिए क्या है कि ये चारों फैक्टर जो है ऊपर के जो बताए हैं, पहला ब्रेन, दूसरा माइंड वगैरह वगैरह, फिर ये इनकमिंग इम्पल्स और आइडेंटिकल मेमोरी वगैरह वगैरह, ये सारे सब चीज़ें बनती है, ये 4 फैक्टर्स इकट्ठे होते हैं, तब जाके इस तरह का अंदर पिक्चर बनता है, पिक्चर फॉर्म्स होते हैं, और थिंकिंग की प्रोसेस उस तरह अंदर चलती है। वो फिर कोई भी व्यक्ति हो, वो आदि मानव हो, या फिर इससे भी नीचे वाले हैं, या फिर उससे कोई ऊपर वाले हैं, कोई भी हो, हर एक के अंदर ये चार जो फैक्टर्स है वो सब मिलके काम करते हैं, तभी ये थिंकिंग प्रोसेस, या जिसको हम विचार कहते हैं या विचार प्रक्रिया कहते हैं, वो बन सकती है। इन शॉर्ट, ऑल द सो कॉल्ड थिंकिंग इज मियरली ए न्यूरल प्रोसेस carried out by the 2 computers of the brain, section 1 and section 2, A and B, mechanically, automatically, and the data feeding the computer are 1 incoming impulses, 2 identical memory patterns. तो ये जो थिंकिंग प्रोसेस है वो और कुछ नहीं है, जिसको हम थिंकिंग प्रोसेस कहते हैं, वो तो एक न्यूरल प्रोसेस ही है, ज्ञान तंतुओं की प्रक्रिया ही है। अंदर इम्पल्स आया और वो ज्ञान तंतुओं द्वारा ब्रेन के अंदर गया, वो उसमें आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न को मिला और आगे बन के विचार बन गया। तो ये चीज़ें इसके अंदर जो है, इसीलिए वो मैकेनिकल इसको कहते हैं और ऑटोमेटिक कहते हैं। और जो डेटा हम लेते हैं वो डेटा क्या है, इनकमिंग इम्पल्स है, वो डेटा है, और दूसरा जो है वो आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न। ये दोनों डेटा मिलता है और इसके द्वारा फिर हमारे अंदर ये ऑटोमेटिक विचार प्रक्रिया चलती है, और इसमें 2 कंप्यूटर काम करते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2AB। द प्रोसेसिंग मटीरियल इज द यूनिवर्सल डिवाइन माइंड एंड द प्रोसेसिंग इक्विपमेंट आर द 4 सेंटर्स इन सेक्शन 1 ऑफ द ब्रेन और कंप्यूटर। अब इसके अंदर मटेरियल क्या है, तो जो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड है वो खुद ब खुद ही मटेरियल है, क्योंकि वो उससे ही जो इनकमिंग इम्पल्स बन के अंदर आता है। इनकमिंग इम्पल्स भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यूनिवर्सल डिवाइन माइंड से बाहर की कोई चीज़ नहीं है,
वो इनकमिंग इम्पल्स भी बनेगा तो यूडीएम से ही बनेगा। तो यूडीएम की प्रेजेंस में यूडीएम से बनी हुई चीज इनकमिंग इम्पल्स अंदर आता है और वो इसका मटेरियल है। और जो इक्विपमेंट क्या है ये प्रोसेस के लिए, तो हमारे चारों केंद्र जो है सेक्शन 1 के अंदर पड़े हैं IESN, वो उसका इक्विपमेंट है। इस तरह ये थिंकिंग प्रोसेस बनती है। We have always associated brain as the only instrument capable of thinking and yet we have never bothered to know how। अब हम जो है ये हमेशा ब्रेन को थिंकिंग के लिए ब्रेन को ही हम मानते हैं कि भाई ये ब्रेन है और जितना ब्रेन अच्छा है इतना आपका थिंकिंग अच्छा होगा, ऐसा हम मानते हैं। पर ये ब्रेन हकीकत में है क्या, वो क्या है, वो हमने कभी भी समझने का प्रयत्न नहीं किया है। और जो ब्रेन से हम जीते हैं, जो ब्रेन से हम सारी दुनिया को समझते हैं, हालांकि उसके अंदर और भी सारी चीज़ें हैं, फिर भी ब्रेन का एक मेजर रोल है, पर वो ब्रेन क्या है उसको ही हम नहीं जानते हैं। तो वो बड़ी दुख की बात है। कम से कम इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए कि भाई ये मैं जी रहा हूँ, जो ब्रेन का उपयोग कर रहा हूँ, मैं विचार कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, इसमें ब्रेन का उपयोग है, तो ये आफ्टर ऑल ब्रेन चीज़ क्या है वो एक जानना चाहिए। वी हैव नॉट इवन केयर्ड टू नो विच पार्ट्स ऑफ द ब्रेन डू द सो कॉल्ड थिंकिंग। अब ब्रेन का कौन सा हिस्सा जो ये थिंकिंग जिसको कहते हैं विचार प्रक्रिया, इसमें कौन सा ब्रेन का हिस्सा सम्मिलित होता है, वो भी हम कभी भी उसको जानने का भी हमने नहीं प्रयत्न किया है। द होल ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व इन थिंकिंग इवन इन द लॉजिकल और सब्जेक्टिव थिंकिंग। तो ये तो क्लियर बात है कि जब हम विचार करते हैं तो पूरा ब्रेन उसके अंदर ये नहीं हो सम्मिलित नहीं हो जाता है, ब्रेन का कुछ हिस्सा। जैसे कि आप लॉजिकल माइंड का उपयोग करते हैं तो हम जानते हैं कि भाई लॉजिकल माइंड का उपयोग या लॉजिकल ब्रेन का उपयोग करते हैं तो हमारा ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा ज़्यादातर काम करता है। और अगर हम कुछ और चीज़ का आर्टिस्टिक चीज़ों का बारे में हम कुछ करते हैं तो हमारा ब्रेन का राइट हिस्सा ज़्यादातर काम करता है। तो हर समय ब्रेन का पूरा ब्रेन का हम कभी उपयोग ही नहीं करते हैं। द प्रोसेस बीइंग सेम फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट, वी आर impressed by the intelligence of the subhuman species also। अब कोई भी थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो एनिमल का है या मनुष्य का है या हायर मनुष्य का, वो थिंकिंग ये जो प्रोसेस है वो तो सेम ही रहेगा इसके अंदर, हर एक के अंदर। हालांकि थोड़ा फर्क इस माने में है कि भाई हम जिस तरह विचार करते हैं इस तरह प्राणी विचार नहीं करते हैं, उनके अंदर इंट्यूशन ज़्यादा होता है, तो उसको ज़्यादातर विचार नहीं कहा जाता है, विचार प्रक्रिया नहीं होते हैं, वो देखते हैं और इमीडिएटली वो एक्शन में आ जाते हैं। कोई भी जैसे कि शेर है तो उसने हिरन को देखा तो वो तुरंत एक्शन में आ जाता है, तो वो सोचता नहीं है कि भाई इसको खाऊं या नहीं खाऊं। मनुष्य है उसके अंदर ये सोच है कि भाई ये चीज़ को मैं करूं या ना करूं। तो इतना थोड़ा फर्क है, पर थिंकिंग प्रोसेस कुछ ना कुछ हद तक तो हर एक के अंदर होती है। और कई बार हम देखते हैं कि भाई कुछ सब ह्यूमन स्पीसीज के अंदर बहुत इंटेलिजेंट ये चीज़ काम करती है। जैसे कि हम कभी अपने वीडियो देखा होगा डॉल्फिन का, तो डॉल्फिन के अंदर ये जो है इंटेलिजेंस बहुत अच्छी तरह की होती है, वो बच्चों के साथ खेलती भी है और बहुत सारी चीज़ें करती हैं। इस तरह कुछ डॉग्स होते हैं, वो डॉग्स को ट्रेन किया जाता है तो वो आश्चर्यजनक काम करते हैं, खास करके इन्वेस्टिगेशन के अंदर या कुछ चीज़ों को जानने के लिए। जैसे कि बीच में मैं एक प्रोग्राम देख रहा था कि जिसके अंदर वो रियल प्रोग्राम था, जेल में से कैदियों भाग जाते हैं, तो रात के अंधेरे में कैदी भाग गए थे और उनको ढूंढने के लिए रात को तो वो ये नहीं कर सकते, तो कुत्ते को ले गए, एक डॉग को ले गया, और एक कैदी जो था वो जो पेड़ के पत्ते थे वो पत्तों के नीचे छुप गया था
और उसने यहाँ तक कि श्वास को भी एकदम बंद कर दिया था, एकदम स्लो कर दिया था, ताकि किसी को पता न चले कि वो वहाँ है। पर उस कुत्ते ने पकड़ लिया, वहाँ सूंघा और उसने पकड़ लिया कि यहाँ इंसान है। और इसी तरह अभी एक जो हमारे आर्मी के अंदर ये आजकल तो टेररिस्ट को पकड़ने के लिए भी इस तरह के जो जर्मन शेफर्ड डॉग या दूसरे अच्छी क्वालिटी के डॉग को ट्रेन किया जाता है। और अभी अभी एक इस तरह का डॉग जो टेररिस्ट को पकड़ने के लिए वो उसके पास जाता है तो उसको मार देता है। तो वो डॉग को फिर यहाँ आर्मी ने बहुत अच्छी तरह उसको, जैसे कि कोई इंसान को किस तरह ये करते इस तरह इसका फारवेल किया और उसको अच्छी तरह उसकी पूरी प्रक्रिया की। तो ये इंटेलिजेंस इस तरह प्राणियों के अंदर भी होती है और जो कभी कभी हमें हैरत में डाल देती है। नाउ लेट अस टेम्पररीली कीप आउट द फोर्थ फैक्टर विद यूनिवर्सल डिवाइन माइंड as one of the factors needed in forming thought pictures। अब हम क्या करते हैं कि भाई ये अब तक तो देखा कि यूनिवर्सल डिवाइन माइंड जो है इसकी प्रेजेंस में या ये जब होती है तो ये सारी प्रक्रिया होती है। अब कहते हैं कि चलो टेम्पररीली हम अब इसको निकाल देते हैं कि जो प्रक्रिया चल रही है थॉट पिक्चर की उसके अंदर ये यूडीएम ही नहीं है, तो क्या होता है। So we will naturally expect A, the incoming impulse, and B, the identical memory patterns to flow to the forebrain, that is the registration area. But these A and B normally flow with or rather float on the surface of the river of the flowing universal divine mind, which keep them alive. Otherwise by themselves they cannot even crawl, and their lifespan being not more than 120 of a second without wither and die before they reach the registration area, and the individual would be in a state of coma and normal life, that is physical life, would not be possible। अब अगर यूनिवर्सल डिवाइन माइंड नहीं है तो क्या है, तो कहते हैं कि भाई ये जो इनकमिंग इम्पल्स और वो आते हैं अंदर और रजिस्ट्रेशन एरिया में जाते हैं, पर अगर ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड नहीं है जो कि ये सब होता है ये रिवर ऑफ फ्लोइंग यूनिवर्सल डिवाइन माइंड के ऊपर ही होता है। मतलब कि ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड के ऊपर सवार होके ये सारी चीज़ें आती है और ये घटना घटित होती है। पर अगर यूनिवर्सल डिवाइन माइंड नहीं है और किसी तरह ये इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न रजिस्ट्रेशन एरिया तक पहुंच गए, तो कहते हैं कि वो पहुंच नहीं सकते। एक सेकंड के अंदर 120 के जो रेशियो में जो स्पीड में वो जाना चाहिए वो स्पीड से वो जा ही नहीं पाएंगे, वो मंद हो जाएंगे, विदर हो जाएंगे, उसकी स्पीड नहीं होगी और फिर वो वहाँ पहुँचने से पहले ही मर जाएंगे। और ऐसी व्यक्ति को फिर हम कहते हैं कि भाई वो स्टेट ऑफ कोमा में है। तो जो लोग स्टेट ऑफ कोमा में होते हैं, बेहोशी की हालत में होते हैं, उनके अंदर ये प्रक्रिया नहीं, तो ये सब चीज़ यूनिवर्सल डिवाइन माइंड की प्रेजेंस में होती है, वरना ये प्रोसेस हो नहीं सकती है और फिजिकल लाइफ पॉसिबल भी नहीं हो सकती। वी हैव ऑल्सो नेवर गिवन ए थॉट टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन brain and mind। Some people think that the collective thoughts make up one's mind, but we know that collective thoughts make up only our memory patterns pools and are lodged in the hind or rear brain section 2A and B। अब देखो ये ब्रेन और माइंड दो चीज़ क्या है, वो भी किसी को आप पूछेंगे, कोई अच्छा साधक होगा कोई दूसरी सिस्टम का, उसको पूछेंगे तो वो भी क्लियरली बताएगा नहीं कि माइंड एग्जैक्टली क्या है और ब्रेन क्या है और माइंड का रोल क्या है और ब्रेन का रोल क्या है। और सामान्यतः हम जो किताबें मन के बारे में पढ़ते हैं उसमें सब इक्रम तिक्रम लिखा हुआ होता है
ज़्यादातर कहते हैं कि भाई कलेक्टिव थॉट्स है वही मन है, कोई कहते हैं कि बंडल ऑफ थॉट्स है वो मन है, कोई कहते हैं कि भाई जो चीज़ ग्रहित करता है, जो अंदर एक्सेप्ट करता है उसको मन कहते हैं, कोई चीज़ मेमोरी को ही मन कहते हैं, पर मेमोरी तो उसका एक भाग है। तो ये इसलिए ज़्यादातर इवन आप कोई वीडियो भी यूट्यूब पर देखेंगे उसके अंदर भी आपको क्लियर कट ब्रेन क्या है और माइंड क्या है उसके बारे में कोई इस तरह बताए, ऐसा आप हार्डली कुछ सुन पाओगे। तो यहाँ कहते हैं कि कलेक्टिव थॉट्स मेकअप ओनली अवर मेमोरी पैटर्न पूल। तो मेमोरी पैटर्न का जो पूल है, पूल मतलब जैसे कि जहाँ मेमोरी रहती है, जैसे स्विमिंग पूल होता है, तो इसी तरह मेमोरी के पूल है जो ए और बी है, 2A और 2B, वो मेमोरी पूल है। और एक जो है जिसके अंदर इस जन्म की मेमोरी है, 2A के अंदर इस जन्म की मेमोरी है, और 2B के अंदर अनेक हमारे जो जन्म भूतकाल में हो गए इन सब की मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पड़ी हुई है। तो छोटे से दिमाग का छोटा सा हिस्सा पर अनेक जन्मों की मेमोरी भी इसके अंदर हो सकती है, क्योंकि उसका स्वरूप वो कोई घटना के रूप में नहीं होती है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में, जैसे एक चिप्स के अंदर कितनी सारी चीज़ें आ जाती है, इसी तरह ये हमारे अंदर 3A और 3B दोनों चीज़ है, और वहाँ जो ये है मेमोरी अंदर रहती है, और वो कलेक्टिव थॉट्स को वहाँ वो कलेक्टिव थॉट्स को वहाँ रखती है। तो कलेक्टिव थॉट्स माने तो ये 3A और 3B है, और हम जानते हैं कि थिंकिंग प्रोसेस तो अलग है, उसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ों का उपयोग होता है। लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। माइंड इज द यूनिवर्सल डिवाइन माइंड, ऑल परवेडिंग, नॉट ओनली इन द फिजिकल यूनिवर्स बट ऑल्सो परवेडिंग इन द अदर 2 universes, that is Bhuva and Swa. This immensely, infinitely vast ocean of universal divine mind engulfs all the 3 universes, that is all the 3 universes are floating within this all pervading mind, that is why it is called the domain of mind. अब यहाँ जो यूनिवर्सल माइंड जो है उसकी महत्ता क्या है, वो कितना वास्ट है, इसके बारे में बताते हैं कि एक तो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड जिसको हम चिट्ठी भी कहते हैं शास्त्रों के अंदर, वो जो है ऑल परवेडिंग है। ऑल परवेडिंग मतलब कि वो हर जगह फैली हुई है। तो UDM के 3 लक्षण है, जो हम कहते हैं ना कि भगवान के 3 लक्षण है। भगवान कैसा है, तो कि भाई ऑल परवेडिंग, सब जगह पर भगवान है। फिर जिसको कहते हैं कि सर्वज्ञ, ऑल नोइंग, जिसको सब कुछ जानता है, वो भगवान का लक्षण है, तो सर्वज्ञ। और तीसरा जो है वो पोटेंशियल जो होता है, जिसके अंदर जो पावर्स है, वो भगवान की क्वालिटी है। तो ये भगवान की क्वालिटी वही ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड की क्वालिटी है, और वो जो है वो तीनों लोक के अंदर है। भूलोक के अंदर भी यही शक्ति फैली हुई है, हर जगह पर ये है, भूलोक में, भूव में और स्वलोक, तीनों के अंदर है। और ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड जो है वही ये तीनों लोक जो है, भू भुव स्व, ये तीनों को एनकल्प करते हैं, ये दोनों को जोड़ते हैं, इसको समाविष्ट करते हैं उसको, और इससे जो है ये तीनों लोक इसके अंदर फ्लोटिंग होते हैं। तो तावरिया जी जब यहाँ आते थे तो शिविरों के अंदर एक बात करते थे, शुरू में समझाते थे कि ब्रह्मांड, चिट्ठी के बारे में जब कहते थे कि ब्रह्मांड मतलब क्या, ब्रह्म अंड माने एग, तो ब्रह्म का एग उसको ब्रह्मांड कहते हैं। अब जब एग को हम तोड़ते हैं तो 2 चीज अंदर से निकलती है, एक जो पीला पदार्थ होता है जो गत होता है, और दूसरा जो है वो सफेद पदार्थ जो थोड़ा लिक्विड जैसा, सेमी लिक्विड जैसा होता है। ये 2 चीज इसके अंदर होते हैं। तो तावरिया जी कहते हैं कि भाई ये जो व्हाइट जो पदार्थ है वो चिट्ठी है या यूनिवर्सल डिवाइन माइंड है, और जो येलो पदार्थ जो है वो भूभुव स्व है। तो अंध ब्रह्मांड शब्द जो हमारे शास्त्रों में दिया है तो वो इस तरह नहीं दिया है, उसका एक मीनिंग है, और मीनिंग ये है
कि ये जैसे अंडे के अंदर ये दो चीज होती है, तो वही दो चीज ये ब्रह्मांड के अंदर है। एक चित्ती है जो व्हाइट स्टफ है, और जो येलो स्टफ है वो भूभुवस्व, इसीलिए इसको ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम रुकते हैं, नेक्स्ट टाइम आगे का पढ़ेंगे। किसी को कोई खास प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ सर। हाँ बोलो। मेरा हमने ये समझा अभी कि यूनिवर्सल माइंड का फ्लो समझो हमारे अंदर आना बंद हो जावे या तो उसमें रुकावट आवे तो हमारी थॉट प्रोसेस में बंद होती है और वो हमारी बेहोशी की स्थिति होती है, बरोबर है। हाँ। तो वो आदमी तो बेहोश हो गया पर उसका शरीर तो चल रहा है ना, तो वो उससे हम कैसे समझे, मतलब यूनिवर्सल एनर्जी तो आ रही है ना, उसका श्वास चालू है, तो ऐसा कैसे समझना चाहिए उसको? नहीं, यूनिवर्सल डिवाइन माइंड जो थिंकिंग प्रोसेस के लिए जो जा रही थी वो नहीं है। अब जैसे कि हम कहते हैं ना कि भाई हमारे अंदर 30,000 इनकमिंग इम्पल्स आते हैं, बराबर। तो 30,000 इनकमिंग इम्पल्स आते हैं, उसमें से तो कुछ ही थिंकिंग प्रोसेस के लिए जाते हैं, बाकी तो बॉडी को मेंटेन करने के लिए रहते हैं। कुछ बॉडी को मेंटेन करने के लिए रहते हैं, कुछ और चीज में रहते हैं, और कुछ डिसअपियर भी हो जाते हैं। जैसे 30,000 इनकमिंग इम्पल्स वो भी तो यूडीएम ही है, समझो। तो वो जो है, जो थिंकिंग प्रोसेस के अंदर जो हिस्सा जाता है वो वहां नहीं जाता है, समझो। हाँ, पर बाकी का हिस्सा जो बॉडी के अंदर आता है, और वो तो उसकी तो कंटिन्यूटी रहती है, इसीलिए जो है हमारा बॉडी जो है वो सरवाइव हो सकता है। पर अंदर वो कोमा में है तो उसकी ब्रेन प्रोसेस नहीं चलेगी, कहने का मतलब ये है।